हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेखीय आवर्धन। जो लेसन पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं रेखीय आवर्धन, ये प्रकाश की परावर्तन नाम का जो लेसन है इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जैसे कि पूरा यूनिट है जो फिजिक्स में क्लास 10th फिजिक्स में जो पहला यूनिट है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो परावर्तन आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपवर्तन को। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रेखीय आवर्धन। तो आइए समझते हैं कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि यदि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो उस दर्पण के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हम किसी भी दर्पण के सामने, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो इन दर्पणों के सामने जब हम वस्तु को रखते थे तो हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता था। तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होता था उस प्रतिबिंब की लंबाई अगर हमको ज्ञात हो, प्रतिबिंब की लंबाई, और वो प्रतिबिंब जिस वस्तु का है उस वस्तु की भी लंबाई ज्ञात हो, तो उस प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। ध्यान से समझिएगा कि जो प्रतिबिंब बना है गोलीय दर्पण के द्वारा, उस प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई जिसका प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इनका जो अनुपात होता है, इस अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है, देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, क्योंकि देखिए जो भी लंबाई नापते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर या मुख्य अक्ष के नीचे, वो मुख्य अक्ष के लंबवत ही नापा जाता है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर चाहे ऊपर की ओर जहां भी आपका प्रतिबिंब बनेगा, तो उस प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, कुछ खास या बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। किसी भी गोलीय दर्पण से जो प्राप्त प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो यदि हम मान लें कि यदि प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O हो, प्रतिबिंब की लंबाई हम कितना मान लेते हैं I और वस्तु की लंबाई O, तो सूत्र होता है रेखीय आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। तो इसको क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन को हम दिखाते हैं m से, प्रतिबिंब की लंबाई I, वस्तु की लंबाई O। तो ये फार्मूला बन गया m इक्वल टू I बटे O। तो बहुत आसान टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि चूंकि देखिए m इक्वल टू जो I बाई O फार्मूला है, ये I क्या है, लंबाई है, तो इसका मात्रक मीटर होगा। O भी क्या है, लंबाई है, इसका मात्रक मीटर होगा। तो चूंकि दोनों लंबाई है और इसका मात्रक भी मीटर, इसका मात्रक भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल। इस प्रकार जो रेखीय आवर्धन है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मात्रक बन रहा है वो कट जा रहा है। तो इस प्रकार रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। एक बार पुनः समझ लीजिए कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझा दें कि जैसे मान लीजिए
पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो हमने रेखीय आवर्धन के बारे में बताया कि किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को बोलते हैं रेखीय आवर्धन। यहाँ हमने एक चित्र बनाया है। ये आपका एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण से एक वस्तु उसके सामने रखा गया है AB। ध्यान से समझिएगा कि एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखा गया है और इस AB का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है A डैश B डैश। AB का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है A डैश B डैश। देखिए प्रतिबिंब कैसे बन रहा है कि इस अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु है AB, इससे एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो एक प्रकाश किरण ये बन गया और एक प्रकाश किरण इसके ध्रुव पर आपतित हो रहा है, तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात यहाँ से होकर जा रहा है और दोनों प्रकाश किरणें जहाँ पर मिलेंगी प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। हमने प्रतिबिंब का परिभाषा ही पढ़ा था कि किसी गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये वस्तु की लंबाई है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं M से, और ये वस्तु की लंबाई है इसका लंबाई O और प्रतिबिंब की लंबाई I। ये फार्मूला हो जाता है I/O, M = I/O। लेकिन यहाँ पर एक और नया चीज होता है। यदि हम यह मान लें कि जो वस्तु है यह दर्पण से कितना दूरी पर है, U दूरी पर है। कितना दूरी पर है, U दूरी पर। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस P से, ध्रुव से, और जो दर्पण है, जो आपका वस्तु है वो U दूरी पर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी वस्तु की दूरी होती है, चाहे प्रतिबिंब की दूरी होती है, चाहे फोकस दूरी होती है, वो सारा का सारा इसके ध्रुव से नापा जाता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से वस्तु की दूरी कितना है, U है, और प्रतिबिंब की दूरी V है। यहाँ से देख लेते हैं, वस्तु की दूरी U और यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी V है। तो ये जो रेखीय आवर्धन होता है M = I/O, ये वास्तव में ये होता है -V/U के। ये फार्मूला होता है, ये नया फार्मूला है कि M = I/O होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इसको रेखीय आवर्धन कहते हैं। और यही रेखीय आवर्धन किसके बराबर होता है, -V/-U के। तो इसी चीज को हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे होता है। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा I/O = -V/U का निगमन। मन हम लोग यहाँ पर यह देखेंगे, डिराइव करेंगे कि कैसे कैसे I/O इस -V/U के बराबर हो जा रहा है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फार्मूले का। चलिए मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने चित्र बनाया है, इस चित्र में AB आपका क्या है, वस्तु है, और A डैश B डैश उसका क्या, प्रतिबिंब बना है। तो अब यहाँ से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया है, तो यह मुख्य फोकस से परावर्तित होकर निकल रहा है, और एक प्रकाश किरण को यहाँ पर ध्रुव पर लिए हैं, तो यहाँ से परावर्तित होकर निकल रहा है। तो इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब बन जा रहा है A डैश B डैश। हमको दिखाना यह है कि I/O किस प्रकार -V/U के बराबर हो जा रहा है। एक नया फार्मूला बन जा रहा है यहाँ से कि M = I/O, ये हो जाता है -V/U के बराबर। तो यही हमको यहाँ पर प्रूफ करके ले देना है। देखते हैं कैसे होता है। तो इस चित्र के अनुसार अगर हम देखें तो इस चित्र में AB का लंबाई O है, A डैश B डैश का लंबाई I है, P से लेकर B तक की दूरी U है, P से लेकर B डैश तक की दूरी V है, क्योंकि U प्रतिबिंब की U जो है वस्तु की लंबाई है, U वस्तु की दूरी है और V प्रतिबिंब की दूरी है। U जो है इस ध्रुव से वस्तु की दूरी है, और ये जो V है ये आपका प्रतिबिंब है, और यहाँ से दूरी क्या लिया गया V, ये वस्तु है, यहाँ से दूरी क्या लिया गया है
यू। अब समझते हैं। देखिए ये एक प्रकाश किरण है और यहाँ पर जा रहा है, ये टकरा के आ रहा है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन में जब दूसरा नियम पढ़े थे तो वहाँ पर पढ़ा गया था कि प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो यहाँ पर यह आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो यह आपतित किरण यह काम करता है अभिलंब का। किसका काम करेगा? अभिलंब का। इस दर्पण से किसी भी बिंदु को अगर आप वक्रता केंद्र से मिला देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर वक्रता केंद्र है, इस दर्पण पर स्थित किसी बिंदु को अगर आप वक्रता केंद्र से मिला देते हैं तो ही क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो ये आपतित किरण हुआ, ये अभिलंब हुआ, और इनके बीच में जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे कि ये आपतन कोण I है। और इसी अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा इसको कहते हैं कि ये परावर्तन कोण R है। और परावर्तन का दूसरा नियम यह कहता है कि I = R। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चित्र के अनुसार देखिए एंगल APB, एंगल APB = I, क्योंकि ये आपतन कोण है, और एंगल A'PB'R, एंगल A'PB'R ये क्या है? परावर्तन कोण। तो चित्र को ध्यान से समझना है। ये आपतित किरण, ये बीच वाला अभिलंब, तो इधर आपतन कोण, इधर परावर्तन कोण। और प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम यह कहता है, परावर्तन के दूसरे नियम से एंगल I = एंगल R। इसका मतलब यह है कि एंगल APB = एंगल A'PB', इक्वेशन नंबर 1। इसको ध्यान रखना है कि यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। एक चीज हमने बराबर कर लिया। चूंकि हमको यहाँ पर दिखाना है कि I/O - V/U के बराबर है, तो दिखाते हैं हम लोग। इसके लिए हम इस चित्र में से दो त्रिभुज को लेंगे। एक त्रिभुज आपका होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ABP, ये बड़ा सा त्रिभुज ABP, ये बड़ा सा त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABP तथा, ध्यान से देखिएगा, A'B'P, नीचे वाला त्रिभुज में, तथा त्रिभुज A'B'P में। तो दो त्रिभुज हमने लिया, ABP यह वाला त्रिभुज, और एक A'B'P यह वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में अगर इस कोण को हम देखें तो दोनों कोण 90-90 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि वस्तु सीधा लंबवत रखा गया है, तो प्रतिबिंब भी ठीक उसके लंबवत बनेगा। तो एंगल ABP = एंगल A'B'P क्यों बराबर है? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है, तो ये बराबर है। और एक कोण इस त्रिभुज का, यह कोण इस त्रिभुज के इस कोण के हमने बराबर दिखाया है। APB = A'PB, APB = A'PB'। कहाँ से? समीकरण 1 से। तो इन दोनों त्रिभुज के, इस त्रिभुज के इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए, तो तीसरा कोण स्वतः बराबर होगा। मतलब कि त्रिभुज कैसे हो गए? समकोणिक हो गए। अतः त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A'B'P क्या होंगे? समकोणिक त्रिभुज होंगे। समकोणिक त्रिभुज हैं
समकोणिक त्रिभुज की विशेषता क्या होती है कि उनकी जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समकोणिक त्रिभुज में उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें का ए बी ले लेंगे तो इसमें का ए डैश बी डैश ले लेंगे। अतः ए बी बटे ए डैश बी डैश, इस त्रिभुज का लंब वाला भुजा लिए तो इस त्रिभुज का भी लंब वाला ही भुजा लेंगे, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश। अब इसमें कर लेते हैं बी पी, इसमें कर लेंगे बी डैश पी, बी डैश पी। अब ए बी देखिए, ए बी क्या है, ए बी वास्तव में वस्तु की लंबाई है। तो वस्तु की लंबाई कितना है, ओ है, वस्तु की लंबाई ओ है। और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो चूंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई है वो धनात्मक लिया जाता है, अब मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई ऋणात्मक लिया जाता है, इसलिए लिया जाएगा माइनस आई। और बीपी को अगर हम देखें तो बी से लेकर पी तक, बी देखिए क्या है, ये वस्तु है और ये ध्रुव है। तो इस वस्तु से ध्रुव के जो बीच की दूरी है वो वस्तु की दूरी u है। और चूंकि ये ध्रुव के लेफ्ट में दूरी नापा जा रहा है तो हम बताए हैं कि ध्रुव से लेफ्ट साइड में जो भी दूरी नापते हैं वो सब निगेटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस यू। और बी डैश पी, बी डैश पी, तो बी डैश पी क्या है, भी है, चूंकि ये भी दूरी ध्रुव से लेफ्ट में है तो भी आपका माइनस होगा। तो माइनस माइनस कैंसिल। और इसको अगर हम पलट दें तो माइनस आई बटे ओ इक्वल टू मिल जाएगा भी बटे यू, इसका माइनस इधर से हटा के इधर लगा देंगे तो आई बटे ओ इक्वल टू मिल जाएगा भी बटे यू। और वास्तव में ये आई बटे ओ ही क्या है, यम है। तो एक फार्मूला बन गया कि यम इक्वल टू आई बटे ओ इक्वल टू माइनस भी बटे यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आई बटे ओ इक्वल टू माइनस भी बटे यू। इसमें यदि आपको प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई दे दे और इन दोनों में से कोई एक दिया रहे, u या v, तो आदमी एक को आसानी से निकाल सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये बहुत ही आसान टॉपिक रहा। तो ये हमारा इसी टॉपिक के साथ प्रकाश का परावर्तन पूर्णतः समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित और गोलीय दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्लास 10th के फिजिक्स के वीडियो, केमिस्ट्री के वीडियो हम इस पर डेली अपलोड करते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।